हेलो ऑल एंड वेलकम बैक अगेन टू रिकॉग्निशन आईएएस। ज्योग्राफी ऑप्शनल क्लासेस में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फेज़ 2 की डिस्कशन, जिसमें हम लोग स्टैंडर्ड बुक्स का डिस्कशन करते हैं। इस सीरीज़ में हम लोग फ़िलहाल डिस्कस कर रहे हैं हमारी फ़िज़िकल ज्योग्राफी, और फिज़िकल ज्योग्राफी में हम लोगों ने शुरू किया हुआ था जियोमॉर्फोलॉजी का टॉपिक। जियोमॉर्फोलॉजी के टॉपिक में एक बार क्विकली रिवीजन कर लिया जाए कि क्या क्या हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है। तो एक बार क्विक रीकैप लिया जाए कि क्या क्या हम लोगों ने डिस्कशन किया है। हम लोगों ने जो शुरुआत की थी उसमें हम लोगों ने देखा था अर्थ का स्ट्रक्चर के बारे में। अर्थ का स्ट्रक्चर यानी कि अर्थ किस तरीके से इवॉल्व हुई है, स्ट्रक्चर एंड इवोल्यूशन के बारे में हम लोगों ने पहले डिस्कशन किया हुआ था। फिर हम लोग आए थे और इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में स्टडी करना शुरू किए थे। इस इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हम लोगों ने तीन डिस्कशंस के बारे में यहाँ पर चीज़ों को देखा था। एक जो हमारे पास में आर्टिफिशियल थ्योरीज थी। आर्टिफिशियल थ्योरीज का मतलब जैसे यहाँ पर डेंसिटी के माध्यम से, प्रेशर के माध्यम से, टेम्परेचर के माध्यम से हम लोगों ने ये देखा अर्थ के इंटीरियर में किस तरीके से हमारे पास में डिफरेंट लेयर्स होती हैं। फिर हम लोगों ने डिस्कशन किया था हमारे पास में कई सारी थ्योरीज़ हैं और इन थ्योरीज़ के बेसिस पर क्या हमारी अर्थ की इंटीरियर है, इस पर हम लोगों ने देखा। इन थ्योरीज़ में हम लोगों ने देखा अलग अलग लोगों के मॉडल थे, जैसे डेली का मॉडल हो गया, फिर स्टीयर्स का मॉडल हो गया, फिर इसी तरीके से होम्स का मॉडल हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो हमारे पास में कई सारे मॉडल्स थे जिसके बेसिस पर अल्टीमेटली हम लोगों ने देखा कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। फिर लास्ट में हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था जो हमारा इनडायरेक्ट वे ऑफ स्टडी ऑफ अर्थ इंटीरियर है, जिसमें हम लोगों ने प्राइमरली सिस्मिक वेव के बारे में बात किया था। सिस्मिक वेव का मतलब वही जो हमारी पी वेव एंड एस वेव है, इनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ था। ये बात अभी तक तो क्लियर हो गई होगी। फिर लास्ट में फाइनली हम लोगों ने कंक्लूड किया हुआ था कि हमारी जो अर्थ है, इस अर्थ में 3 डिफरेंट लेयर्स हैं और इस 3 डिफरेंट लेयर्स का अलग अलग नाम हुआ करता है। जैसे कि एक हो गया क्रस्ट हो गया, जिसे दूसरा हो गया जो हमारा मेंटल का एरिया हो गया, तीसरा हो गया जो हमारा कोर का एरिया था। हालांकि क्रस्ट में भी हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ था कि एक हमारा हो गया कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, दूसरी हो गई हमारी ओशियानिक क्रस्ट, और इस कॉन्टिनेंटल और ओशियानिक के बीच में हमें एक डिसकंटिन्यूटी देखने को मिल जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी। दिस इज कॉनरैड डिसकंटिन्यूटी, ये हम लोगों ने देखने को मिली। मेंटल इसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि मेंटल के बेसिकली 3 पार्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। एक है जो हमारा अपर मेंटल होता है, दिस इज अपर मेंटल हो गया। फिर हमारा जो इनर मेंटल है, और फिर उसके बाद से इनर मेंटल हो जाता है, तो दिस इज इनर मेंटल। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि अगेन क्रस्ट और मेंटल के बीच में भी एक डिसकंटिन्यूटी देखने को मिल जाती है, और ये जो डिसकंटिन्यूटी है दिस इज मोहोविक डिसकंटिन्यूटी, इसको हम लोग बोलते हैं। सिमिलरली इसी तरीके से जब हम लोग कोर में आते हैं तो कोर के भी 2 पार्ट हमें देखने को मिल जाते हैं। एक पार्ट होता है जिसे हम लोग कोर बोलते हैं, और एक होता है जिसे हम लोग इनर कोर बोलते हैं। मेंटल और कोर के बीच में भी अपनी एक डिसकंटिन्यूटी होती है जिसे हम लोग बोलते हैं गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। दिस इज गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी हो गई। फिर आउटर और इनर के बीच में अपनी एक डिसकंटिन्यूटी हमें देखने को मिल जाती है। ये जो डिसकंटिन्यूटी है इसका नाम ले दिया गया है लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। दिस इज लेहमैन डिसकंटिन्यूटी। साथ ही साथ में मेंटल के आपस में दोनों में बीच में जो डिसकंटिन्यूटी है इसका नाम रखा गया है दिस इज बर्च डिसकंटिन्यूटी। दिस इज BIRCH, बर्च डिसकंटिन्यूटी। प्लस साथ में हम लोगों ने देखा था कि आखिर में किस लेयर पर कितना मतलब डिस्टेंस पर जो है हमें क्रस्ट मिलती है, कितनी मेंटल मिलती है, फिर कितने पे कोर मिल जाती है, ये हम लोगों ने डिस्कशन कर रखा है। जिसमें ये हमारा पार्ट हो गया कोर का, दिस पार्ट, ये जो इतना एक्सटेंशन है ये हमारा कोर का एक्सटेंशन हो जाता है, जिसमें हमारी इनर कोर होती है जो कि एक सॉलिड है, और फिर उसके बाद से हमारी आउटर कोर है। तो ये हमारी आउटर कोर हो गई, बाकी हमारी ये इनर कोर हो गई। फिर इसी तरीके से मेंटल का ये इतना पार्ट जो है वो मेंटल का पार्ट हो जाता है, ये हो गई मेंटल का पार्ट, जहाँ पर 3 लेयर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। फिर इसी तरीके से हमारे पास में क्रस्ट का पार्ट हो जाता है, ये हमारा क्रस्ट का पार्ट हो गया। अब जरा यहीं पर थोड़ा ध्यान से समझ लेना है क्योंकि यहाँ पर कुछ बेसिक प्रीलिम्स के भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। इस पार्ट तक हम लोगों ने जो डिस्कशन किया है अप टू दिस पार्ट, ये हमारा बन गया आउटर कोर, ये हमारा बन गया इनर कोर, और इस इनर कोर जो होता है वो प्राइमरली सॉलिड होता है। इसकी जो डेंसिटी होती है वो 13.4 के आसपास होती है। काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी हम लोगों को ये देखने को मिल जाती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर है और साथ ही साथ में बहुत ज़्यादा प्रेशर भी है। फिर उसके बाद से अगर हम लोग देखें अप टू दिस पार्ट, हमें यहाँ पर आउटर कोर देखने को मिल जाती है। फिर उसके बाद से ये, हालांकि ये जो फुल पार्ट है अप टू दिस पार्ट,
इस पार्ट तक अगर हम लोग बात किया जाए तो ये हमारी पूरी बन जाती है मेंटल का एरिया, ये हमारा मेंटल का एरिया है। लेकिन मेंटल का जो अपर वाला पार्ट है, इस पार्ट से जो हमारा क्रस्ट तक का पार्ट है, इस पार्ट तक को हम लोग बोलते हैं एस्थेनोस्फीयर, या जो सबसे ऊपरी वाली पार्ट आप लोग बोल सकते हैं, दिस अपर, सबसे अपर मेंटल वाला जो पार्ट है, इसी को हम लोग नाम देते हैं दिस इज एस्थेनोस्फीयर, दिस इज एस्थेनोस्फीयर। सेमी प्लास्टिक बोल सकते हैं या सेमी लिक्विड बोल सकते हैं, सो दिस इज सेमी प्लास्टिक नेचर की होती है, न तो सॉलिड होती है न तो लिक्विड होती है, इन बिटवीन टाइप की कुछ होती है। एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखना है, वो है लिथोस्फीयर। हम लोग लिथोस्फीयर बोल देते हैं, लिथोस्फीयर। व्हाट इज दिस लिथोस्फीयर? लिथोस्फीयर को हम लोग जो हमारा एस्थेनोस्फीयर का पार्ट है, दिस इज एस्थेनोस्फीयर, दिस इज एस्थेनोस्फीयर, और एस्थेनोस्फीयर के साथ में जो क्रस्ट वाला पार्ट है, इसको मिला करके हम लोग बोलते हैं लिथोस्फेरिक पार्ट, दिस इज लिथोस्फीयर। ठीक है, जो सबसे क्रस्ट वाला पार्ट है और साथ में इसका जो एस्थेनोस्फीयर पार्ट है। ध्यान रखना है, दिस इज क्रस्ट, दिस इज मेंटल एंड दिस इज कोर। मेंटल एस्थेनोस्फीयर इज पार्ट ऑफ मेंटल, लेकिन क्रस्ट और एस्थेनोस्फीयर को मिला करके हम लोग लिथोस्फीयर बोल देते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चंस बन जाते हैं। ये एस्थेनोस्फीयर ये मेंटल का पार्ट होता है, ठीक है, और क्रस्ट हमारा इंडिपेंडेंट है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये चीज़ हम लोगों को देखने को मिल जाती है जब हम लोग बात करते हैं हमारे इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कशन कर रखी है। फिर हम लोग हालांकि डिस्कस किए थे, और जियोलॉजिकल टाइम स्केल के बेसिस पर वी हैव स्टडीड द डिफरेंट टाइम पीरियड्स, और उसमें हम लोगों ने देखा था जियोलॉजिकल टाइम स्केल में कार्बोनिफेरस पीरियड हो गया, पैलियोजोइक हो गया, प्रोटेरोजोइक हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब चीज़ें हम लोगों ने देख रखी थी। यहाँ तक सारी क्लैरिटी हो गई होगी। डेली आंसर राइटिंग भी आप लोग प्रैक्टिस किए होंगे, हालांकि डिस्कशन अभी नहीं हुआ था, लेकिन उसके डिस्कशन भी 1 बाय 1 करके अपलोड होते जाएंगे, तो यू विल गेट द बेनिफिट ऑफ द हाउ टू मेक द आंसर, व्हाट शुड बी द स्ट्रक्चरिंग ऑफ द आंसर, ये सब चीज़ें हम लोग कर लिए थे। अब हम लोग जरा आगे बढ़ते हैं, और अब हमारी जो टेक्निकल जियोमॉर्फोलॉजी है वो शुरू होती है। तो यहाँ तक एक आइडिया लग गया कि आखिर में जो हमारा अर्थ का इंटीरियर है, या हमारा इंटीरियर ऑफ अर्थ किस तरीके का है, इसके बारे में तो हम लोगों ने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्मेट में जो भी स्टडी हो सकती थी वो हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोग अर्थ में आएंगे, और अर्थ में हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कस करना शुरू करेंगे क्रस्ट के बारे में। अब जैसे हमारा जो क्रस्ट है, इस क्रस्ट में अगर आप देखेंगे तो 2 पार्ट हमें देखने को मिलते हैं। एक है जिसे हम लोग बोलते हैं कॉन्टिनेंट का पार्ट, और दूसरा हो गया जिसे हम लोग बोलते हैं ओशियन का पार्ट, दिस इज ओशियन। थोड़ा सा यहीं पर समझ लेते हैं पहले कि किसकी क्या चीज़ें हैं। जब हम कॉन्टिनेंट के बारे में बात करते हैं तो इसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं, और उसी तरीके से जब हम ओशियन के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर भी इसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। जरा दोनों की प्रॉपर्टीज़ को एक बार क्विकली समझ लेते हैं, और थोड़ा सा यहाँ पर हम लोग आर्किमिडीज प्रिंसिपल का भी इस्तेमाल करेंगे, जिससे आइडिया लगेगा कि क्या इसका मतलब है। जब हम कॉन्टिनेंट के बारे में आते हैं तो कॉन्टिनेंट जो होता है ये रिलेटिवली लाइट मटेरियल का बना होता है। लाइट मटेरियल कहने का मतलब, अब जैसे हम लोग आगे पढ़ेंगे तो ये होती है ग्रेनाइट मटेरियल, ये ग्रेनाइट मटेरियल होता है, और जबकि जो ओशियन होती है ये हैवी मटेरियल का बना होता है। यहाँ पर लाइट और हैवी कहने का मतलब विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी है, तो ये डेंसिटी के माध्यम से हम लोग बात कर रहे हैं, और यहाँ पर ये होती है मेनली ये बसाल्टिक, दिस इज बसाल्टिक। अब जरा यहाँ पर आपको ये बताना है विच वन वुड बी थिक और विच वन वुड बी थिन। अब इसमें यहाँ पर थिक होगा या थिन होगा, सिमिलरली यहाँ पर ये थिक होगा या थिन होगा, इसके बारे में देखना है। याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप इसको थोड़ा सा समझ लीजिए क्या होता है। मान लेते हैं कि ये हमारा अर्थ के क्रस्ट का एस्थेनोस्फीयर का पार्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, ये हमारा एस्थेनोस्फीयर का पार्ट स्टार्ट हो रहा है। इसके ऊपर में हमारी क्रस्ट है, दिस इज क्रस्ट। नीचे आएंगे तो हमारा मेंटल शुरू हो जाएगा, दिस इज मेंटल शुरू हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि ये हमारा कोई एक लैंड मास है, और फिर इसके बाद से यही हमारा एक साथ ही साथ में दूसरा लैंड मास यहाँ पर टिका हुआ है। मान लेते हैं कि दूसरा लैंड मास है, हमें नहीं पता कौन सा इसमें ओशियन है, कौन सा इसमें से कॉन्टिनेंट है, लेकिन जो भी मास होगा इट शुड बी इसका mg और इसका mg, ये तो बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं रहेगा तो ये सरफेस उबड़ खाबड़ हो जाएगी। जो हम लोग अर्थ का स्फेरिकल शेप ले लेते हैं, एक तरफ से मान लेते हैं कि 10 किलोग्राम का फोर्स लग रहा है, दूसरे तरफ से 15 का लग रहा है, तो सीधी सी बात है 10 वाला अगर ऐसा है तो 15 वाला चपटा हो जाएगा ना, इतना हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस सरफेस को यूनिफॉर्म बनाने के लिए हमें पता है कि अगर एक तरफ 10 लग रहा है तो दूसरे तरफ भी 10 ही का फोर्स लग रहा होगा, यानी कि mg अगर एक साइड है तो दूसरे साइड भी mg ही लग रहा होगा, ठीक है। ये फोर्स के बारे में बात हो गई। अब जरा मान लेते हैं कि ये जो मटेरियल है इसकी हाइट मान लेते हैं कि कुछ h1 है,
इसकी डेंसिटी मान लेते हैं कि कुछ d1 है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर मान लेते हैं कि इसकी हाइट कुछ h2 है और इसका मटेरियल d2 है। अब जरा mg के बारे में बताइए। mg मास इज इक्वल्स टू व्हाट, मास इज इक्वल्स टू मतलब जो हमारा डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो डेंसिटी जो होती है दिस इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम ये होता है। तो मास की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ये लिख सकते हैं आप। अब वॉल्यूम को आप कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम को आप लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट, ठीक है। अब मान लेते हैं कि दोनों का एरिया सेम है, एरिया 3 डायमेंशनल बॉडी ले रहे हैं तो एरिया सेम है, डिफरेंस क्रिएटर जो होगी वो हाइट हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पर क्या करना है, डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट है, तो मैं यहाँ पर डेंसिटी इंटू एरिया इंटू हाइट मैंने ये ले लिया, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया कि मास का जो वैल्यू होगा मास वुड बी व्हाट, मास वुड बी m इज इक्वल्स टू DAH, ये होने वाला है, ठीक है। अब जरा देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि ये ब्लॉक नंबर 1 है और ये मान लेते हैं ब्लॉक नंबर 2 है, ठीक है। ब्लॉक नंबर 1 के बारे में अगर बात करेंगे, मान लेते हैं दिस इज ब्लॉक नंबर 1, इसके बारे में आ जाइए। अब इसके बारे में जब हम लोग आएंगे तो यहाँ पर फोर्स है mg की जगह पर m की जगह मैं लिख सकता हूँ DAHG हो गया। अब मैं इसको लिख दे रहा हूँ D1H1 क्योंकि A और G तो दोनों का कॉमन है, ठीक है। ब्लॉक नंबर 2 इसी तरीके से आ जाइए, दिस इज ब्लॉक नंबर 2। अब यहाँ पर देखिए इसका भी mg है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा D2H2 और AG। अब हमें पता है कि ब्लॉक नंबर 1 और ब्लॉक नंबर 2 दोनों का जो mg इट शुड बी इक्वल, यानी कि D1H1 AG बराबर होना चाहिए D2H2 AG के। AG मैंने यहाँ पर हटा दिया क्योंकि सीधी सी बात है दोनों सेम है तो कॉमन ही होंगे। D1H1 इज इक्वल्स टू D2H2। अब जरा ये बताइए D1 अपॉन D2 क्या हो जाएगा, D1 अपॉन D2 हो जाएगा H2 अपॉन H1। यानी एक बात यहाँ से क्लियर ये निकल करके आ रही है कि जो डेंसिटी है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होगी उसकी हाइट कम होगी। अब जरा ये बताइए यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा किसकी है, यहाँ पर डेंसिटी ज़्यादा मान लेते हैं कि D2 की है क्योंकि इसकी हाइट रिलेटिवली कम है। डेंसिटी ज़्यादा हाइट कम, डेंसिटी ज़्यादा, ओशियन की डेंसिटी ज़्यादा हमें देखने को मिल रही है, यानी इसकी हाइट कम होनी चाहिए, यानी कि ये रिलेटिवली क्या होना चाहिए, ये थिन होना चाहिए, थिक नहीं होना चाहिए। और वही यहाँ पर जो कॉन्ट्रेंट होगा वो थिक होगा, थिन नहीं होगा। और यही कारण है कि हमें देखने को मिलता है कि यहाँ पर हमारी जो बॉडी होती है ये मान लेते हैं कि कॉन्ट्रेंट बॉडी है, जो समुंदर है मतलब जो ओशियन बॉडी है वो नीचे रहेगी और बचा हुआ एरिया में फिर क्या होगा, पानी भर जाएगा। ये हमारा पानी भर गया, इस तरीके से हमारी समुंदर देखने को मिल रही है। इन एक्चुअलिटी हम रियलिटी में देखेंगे तो जो ओशियन प्लेट के बारे में हम लोग बात करते हैं वो रियल में ओशियन बॉटम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, पानी के बारे में नहीं बात कर रहे होते हैं। बात समझ में आ गई क्या चीज़ है। तो ये चीज़ थोड़ा सा यहाँ पर जानकारी करनी थी कि कॉन्ट्रेंट जो होते हैं वो थिक होते हैं और जो ओशन होते हैं वो थिन प्लेट्स होती हैं। दे आर थिन प्लेट्स बोलिए, स्ट्रक्चर बोलिए, जो बोलना चाहें वो आप यहाँ पर बोल सकते हैं। तो कॉन्ट्रेंट और ओशन के बारे में क्लैरिटी आ गई है, क्या चीज़ है ये, कोई भूलने वाली चीज़ तो होनी चाहिए, समझ तो गए ही है। ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि डेंसिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइट। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, जब हमारे जोग्राफर लोग थे, ये हमारे जोग्राफर लोगों ने कॉन्ट्रेंट को स्टडी करना शुरू किया। अब कॉन्ट्रेंट को जब इन लोगों ने स्टडी करना शुरू किया तो यहाँ पर हमारे एक साहब थे जिनका नाम था वेगनर, एक साहब थे वेगनर। ध्यान से पहले समझिएगा, कहानी पहले समझिए, कंसेप्ट आप लोग समझ जाएंगे। एक हमारे साहब आते हैं जिनका नाम है वेगनर। इन साहब ने कहा कि देखो यार जो कॉन्ट्रेंट यहाँ पर हमारे आसपास में इस तरीके से बिखरे पड़े हुए हैं। अब कॉन्ट्रेंट कैसे बिखरे पड़े हुए हैं, एक हमारा हो गया ये हमारा नॉर्थ अमेरिका इस तरीके से है, ठीक है। फिर यहाँ पर इसी तरीके से ये हमारी साउथ अमेरिका हो जाती है, दिस इज़ आवर साउथ अमेरिका, इस तरीके से बिखरी पड़ी है, ये हमारी साउथ अमेरिका हो गई। फिर हमारा इसी तरीके से अफ्रीका का पार्ट हो गया, दिस इज़ अफ्रीका। और अफ्रीका में भी अगर आप देखेंगे रिफ्ट वैली वगैरह है, ये हमारी हो जाती है मेडिटेरेनियन, दिस इज़ अरेबियन। और इस तरीके से हमारा ये प्यारा भारत आ जाएगा यहाँ पर, ये हमारा फिर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ वगैरह बन जाएंगी। रशिया का पार्ट बन गया, कोरिया बन गया, जापान बना दिया गया, यहाँ पर श्रीलंका को लगा दिया गया, मेडागास्कर को लगा दिया गया, यूके बन गया, आइसलैंड वगैरह बन गया। और यहाँ पर ये छोटे छोटे एंटिलीज आइलैंड मैंने बना दिए। और यहाँ पर फिर लगा देते हैं जरा ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया बन गया, थोड़ा गड़बड़ हो गया है। तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया का पार्ट इस तरीके से बन जाएगा, तो ये हमारा ऑस्ट्रेलिया आ गया, बेस स्ट्रेट वगैरह आ गया।
तो अब हमें देखने को मिल रहा है कि जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं दे आर स्प्रेडिंग अपार्ट, एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं। तो हमारे जो पहले साइंटिस्ट या पहले जो ज्योग्राफर थे, इन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, 1912 के आसपास की कहानी है ये। इन्होंने कहा कि देखो कॉन्टिनेंट जो इधर उधर बिखरे पड़े हैं, जो हमारा ये नॉर्थ अमेरिका हो गया, या जो हमारा ये साउथ अमेरिका हो गया, या जो हमारा ये अफ्रीका का इलाका हो गया, या ये जो हमारा यूरेशिया का इलाका हो गया, या ये जो हमारा ऑस्ट्रेलिया का इलाका हो गया, ये जो कॉन्टिनेंट हैं जो अलग अलग फैले हुए हैं, एक्चुअल में ऐसा था नहीं। ये सब जो है एक साथ एक पास हुआ करते थे। लेकिन आखिर में वैगनर को ये कहानी, ये जो पूरी की पूरी शुरुआत है, ये सपने में तो आया नहीं होगा, कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत हो रही होगी। तो एक्चुअल में जो कॉन्टिनेंट और ओशियन की शुरुआत है वो बहुत पहले से डिबेट चल रही थी। तो जो कॉन्टिनेंट और ओशियन की डिबेट है, दिस इज कॉन्टिनेंट एंड ओशियन की जो डिबेट है, वो कॉन्टिनेंट एंड ओशियन की कैरेक्टरिस्टिक्स से शुरू होती है। दिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स से शुरू होती है। अब हालांकि जो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं ये आपके सिलेबस में डायरेक्टली है नहीं, और इनफैक्ट कभी भी आपसे ये पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन केवल और केवल क्लैरिटी के लिए और थोड़ी सी कहानी के लिए, और आंसर में आप अपने फ्लो चार्ट में ये सब चीज़ें डाल सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। और ये चीज़ हम लोग बात कर रहे हैं सविंदर सिंह बुक के, दिस इज सविंदर सिंह बुक के चैप्टर नंबर आई थिंक 5 है, चैप्टर नंबर 5 से आप लोग यहाँ पर जा करके रीड कर सकते हैं। चैप्टर का नेम है कॉन्टिनेंट एंड ओशियन बेसिन, दिस इज कॉन्टिनेंट एंड ओशियन बेसिन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जब हम लोग आते हैं तो कॉन्टिनेंट और ओशियन के बारे में बात करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले बुक में ये बताया गया है कि जैसे मान लेते हैं कि हमारा ये अर्थ है, इस अर्थ में अगर आप देखेंगे तो नदर्न साइड में आपको ज़्यादा कॉन्टिनेंट देखने को मिलेगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉन्टिनेंटल साइड ऑफ हेमिस्फीयर। और वहीं नीचे की ओर में देखेंगे तो ये हमारा ओशियानिक साइड ऑफ हेमिस्फीयर देखने को हमें मिल जाता है। 70% का एरिया जो है वाटर से घिरा हुआ है, 29% के आसपास, 29 to 30% के आसपास का एरिया जो है वो कॉन्टिनेंट से घिरा पड़ा है। एक तो ये बात है। दूसरी चीज़, यहाँ पर एक एंटीपोडल सिस्टम के बारे में बताया जाता है, दिस इज एंटीपोडल सिस्टम। एंटीपोडल सिस्टम कहने का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लेते हैं कि एक तरफ से आपने मान लेते हैं कि पिन किया है, तो दूसरे तरफ जो निकलेगा वो एंटीपोडल कहलाता है। दिस इज मान लेते हैं कि 1 पोर्ट, दिस इज एंटीपोडल। तो यहाँ पर बोला गया है कि जैसे अगर हम लोग लैंड साइड से अगर हम लोग कोई कर्व निकालते हैं, कोई डायगोनल खींचते हैं, तो वो वाटर साइड से निकलेगा। इसके चांस बहुत ज़्यादा 80% के आसपास में इसके चांस बनते हैं। हालांकि इसका कोई खास सिग्निफिकेंस है नहीं, लेकिन जस्ट प्रॉपर्टी के तौर पर यहाँ पर बोला गया है कि जो डोमिनेशन हमें देखने को मिलती है वो हमें वाटर की डोमिनेशन ज़्यादा देखने को मिल जाती है। यही बात यहाँ पर एंटीपोडल सिस्टम में भी बोला गया है। तीसरी बात यहाँ पर ये बोली गई है कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं प्राइमरली दे आर इन ट्रायंगुलर शेप। ये सब हमें ट्रायंगुलर शेप में देखने को, ट्रायंगुलर शेप में हमें देखने को मिल जाते हैं। जितने भी कॉन्टिनेंट है, अब देखिए जैसे हमारा ये है तो ये हमारा ट्रायंगुलर इस तरीके से हो गया, ये हमारा ट्रायंगुलर इस तरीके से हो गया, ये हमारा ट्रायंगुलर देखिए सॉरी उल्टा हो गया, ये हमारा ट्रायंगुलर देखिए अगेन इस तरीके से हो गया। यहाँ पर भी देखेंगे तो ये हमारा ट्रायंगुलर, फिर यहाँ पर भी देखेंगे तो हमारा ट्रायंगुलर। तो काफ़ी हद तक जो कॉन्टिनेंट्स हैं दे आर इन ट्रायंगुलर शेप। इन सब प्रॉपर्टी के बाद में हमारे एक साहब थे, उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, ये जो हमारे पास में पूरा सिस्टम डेवलप हुआ है, पूरा सिस्टम डेवलप होने का मतलब ये हो गया कि जो हम लोग कॉन्टिनेंट और ओशियन के बारे में और उसके स्प्रेडिंग के बारे में बात करते हैं, इसकी स्प्रेडिंग जो शुरुआत हुई थी या जो कॉन्टिनेंट और ओशियन बने थे, इसकी जो पूरी शुरुआत होती है वो कूलिंग और हीटिंग से स्टार्ट होती है। और इसके लिए जो पहली थ्योरी प्रोपाउंड की गई थी वो थी गैसियस हाइपोथेसिस की थ्योरी। दिस इज गैसियस हाइपोथेसिस। गैसियस हाइपोथेसिस की जो थ्योरी थी ये दी गई थी हमारे लॉर्ड केल्विन साहब के द्वारा। दिस इज लॉर्ड केल्विन साहब के द्वारा दी गई थी। इन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, अर्थ शुरू में अपने आप में खुद एक गैसियस नेबुला के फॉर्मेट में था। ये बात हम सभी लोग जानते हैं कि गैसियस नेबुला था, यानी कि एक बर्निंग ऑब्जेक्ट था शुरुआत में। अब ये जो बर्निंग ऑब्जेक्ट है धीरे धीरे ये कूल होता शुरू हो गया, मतलब इसकी कूलिंग हुई। अब कूलिंग हुई तो यहाँ पर हमें एक टेम्परेचर एनॉमली देखने को मिल जाती है। टेम्परेचर एनॉमली बोलिए या टेम्परेचर डिफरेंसेस बोलिए, दिस इज टेम्परेचर एनॉमली, ये हमें देखने को मिल जाती है। अब इसमें हुआ क्या, जैसे जो सबसे बाहरी वाला परत होगा वो धीरे धीरे ठंडा होते जाएगा। जब ठंडा होगा तो वो चिपटना शुरू कर देगा, और इस कारण से अंदर का एरिया अभी भी हीटेड एरिया है, लेकिन जो बाहर का एरिया होगा वो इस तरीके से चपटा चपटा बनते जाएगा। ये जो चपटा चपटा एरिया यहाँ पर ये बनता हुआ हमें देखने को मिल रहा है, ये एक्चुअल में कॉन्टिनेंट है। और जहाँ जहाँ पर गड्ढे टाइप का यहाँ पर, अब जैसे मान लेते हैं कि सपोज़
ये इस तरीके से आपने एक प्योर सर्कल बना लिया है। अब बीच बीच में जो एरिया आपको देखने को मिल रहा है ये एरिया पानी से भर गया है और यही हमारा ओशियन कहलाता है। तो कॉन्टिनेंट और ओशियन को कुछ इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने एक्सप्लेन किया था और इस तरीके से इन्होंने कहा कि जो कॉन्टिनेंट होंगे, कॉन्टिनेंट जो होगा वो कूल्ड पार्ट होगा, दिस इज कूल्ड पार्ट ऑफ अर्थ होगा, और इन बिटवीन जहाँ जहाँ गड्ढे हो गए हैं, जहाँ जहाँ पर हमें डेप्थ देखने को मिल रही है, वहाँ वहाँ पर पानी भर गया और यहाँ से फिर हमारा ओशियन डेवलप हो गया है। ये शुरू में हमारे लॉर्ड केल्विन साहब के द्वारा कहा गया। ऑब्वियसली इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, कहीं काफ़ी हद तक इसमें दिक्कतें ही थी, इनफैक्ट कोई भी यहाँ पर मतलब क्लैरिटी नहीं है। और कॉन्टिनेंट और ओशियन किस तरीके से डेवलप हुए, कहाँ पर क्या है, कितनी डेप्थ है, हर चीज़ को लेकर के यहाँ पर क्रिटिसिज्म ही हो रही है, हर चीज़ को लेकर के यहाँ पर पॉइंट गड़बड़ हो गए थे। अब उसके बाद से हमारे दूसरे साहब आए, उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, केस ये नहीं है, बात सही है आपकी, कूलिंग और हीटिंग की वजह से ही हो रही है, लेकिन ये कूलिंग और हीटिंग की वजह से ही जो हमारा सरफेस है वो इस तरीके से नहीं बनेगा, वो हमारा एक टेट्राहेड्रॉन शेप में आ जाएगा, टेट्राहेड्रॉन शेप में आ जाएगा। और इसीलिए इस थ्योरी को बोला जाता है टेट्राहेड्रॉन हाइपोथेसिस, टेट्राहेड्रॉन हाइपोथेसिस। ये जो टेट्राहेड्रॉन हाइपोथेसिस है ये दी गई थी लोथियन ग्रीन के द्वारा, दिस इज लोथियन ग्रीन के द्वारा दी गई थी। इन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, अर्थ की जो कूलिंग हो रही है, ऑब्वियसली ये जो कूलिंग है वो फेज वाइज कूलिंग चल रही है, तो दिस इज फेज वाइज कूलिंग ऑफ अर्थ। जो फेज वाइज कूलिंग ऑफ अर्थ चल रही है, इस कारण से जो स्ट्रक्चर बनेगा वो टेट्राहेड्रॉन टाइप का बनेगा। टेट्राहेड्रॉन का मतलब आप ऐसे समझिए जैसे एक पिरामिड होता है ना, जैसे ये एक पिरामिड आप ऐसे समझिए, ये हमारा एक पिरामिड है, ये हमारा टेट्राहेड्रॉन शेप का देखने को हमें मिलेगा, ठीक है, जैसे ऐसा समझिए, दिस इज समथिंग लाइक दिस, ये टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर हो गया। यहाँ पर टोटल मार करके आपको 4 फेसेस देखने को मिलेंगे। अब जरा इसको थोड़ा सा सिंपल बना देते हैं ताकि और क्लैरिटी समझ में आए। अब जैसे मान लेते हैं कि ये हमारा टेट्राहेड्रॉन जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके का है, ये हमारा हो गया टिप, ये हमारा टिप हो गया, ठीक है, ये हमारा एक फेस हो गया, एक दूसरा फेस हो गया, ये तीसरा फेस हो गया, और इसको उठा लेंगे अगर तो बेस जो हो जाएगा नीचे वाला, सबसे नीचे वाला वो बन जाएगा चौथा फेस। ये 4 फेसेस हो गए, तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और नीचे वाला 4 हो गया। ये 4 फेसेस हमें देखने को मिल रहे हैं। इन्होंने कहा कि देखो ये है कि ये सारे के सारे जितने भी यहाँ पर ट्रायंगल आपको देखने को मिल रहे हैं ये सब इक्वल हैं, ये सब इक्विलेटरल ट्रायंगल ही हैं और ये सब आपस में मिलकर के एक टेट्राहेड्रॉन बना दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, ये जो टेट्राहेड्रॉन बन रहा है, ये टेट्राहेड्रॉन इस वजह से बन रहा है क्योंकि इसका सरफेस एरिया वुड बी ग्रेटर, सरफेस एरिया जो होगा वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू वॉल्यूम। और वहीं अगर हम लोग बात करते हैं स्फीयर के बारे में, तो स्फीयर का क्या है कि वॉल्यूम ज़्यादा होता है, सरफेस एरिया रिलेटिवली काफ़ी कम होता है। यहाँ पर इन्होंने बोला कि देखो ये जो ट्रायंगुलर शेप है, इस ट्रायंगुलर शेप में हमारे पास में जो कॉन्टिनेंट ओशियन है वो कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, जरा मैं एक बार क्विकली बना दे रहा हूँ तो आपको यहाँ पर समझ में भी आ जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूटेड किस तरीके से है। ये हमें देखने को मिल रहा है, ये जो इलाका है, इन्होंने बोला कि देखो ये वाला जो इलाका है सबसे कॉर्नर में, इस इलाके को इन्होंने बोला ये कनाडा वाला एरिया है, ये कनाडा वाला इलाका है। ये जो इलाका है वो साइबेरिया वाला इलाका है, साइबेरिया वाला इलाका हो गया, साइबेरिया मतलब वही रशिया वाला, ठीक है। फिर उसके बाद से जो नीचे का इलाका है, इन्होंने बोला कि ये जो है एंटार्कटिका का इलाका है, ठीक है। और जो टिप पे है, यहाँ पर ये जो टिप पे आया, ये जो इलाका है ये यूरोप का इलाका है, दिस इज़ यूरोप का इलाका, ठीक है, दिस इज़ यूरोप का इलाका। मान लेते हैं कि ये हमारा इस तरीके से ये वाला टिप पॉइंट बन गया, ठीक है। चारों जगह दिख रहे हैं आप लोगों को कि अर्थ पे किस तरीके से उठे हुए हैं। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए, यहाँ पर अगर बात किया जाए, ये मान लेते हैं कि ये हमारा कनाडा का इलाका हो गया, ये हमारा ऊपर में यूरोप का इलाका हो गया, फिर एक साइड में आपका साइबेरिया का इलाका हो गया, ये हमारा साइबेरिया का इलाका हो गया, और एक तरफ हमारा बन गया एंटार्कटिका का इलाका, एंटार्कटिका का इलाका बन गया। ये हमें देखने को मिल जा रहा है, ठीक। अब यहाँ पर जरा ये बताइए, कनाडा और साइबेरिया के बीच में, कनाडा और साइबेरिया के बीच में यहाँ पर कौन सी ओशियन आ जाएगी? यहाँ पर आपकी आ जाएगी आर्कटिक ओशियन, दिस इज आर्कटिक ओशियन। क्लियर हो रहा है क्या चीज़ है आर्कटिक ओशियन? कनाडा और अंटार्कटिक के बीच में आ जाएंगे तो यहाँ पर आपका बन जाएगा एटलांटिक ओशियन, दिस इज एटलांटिक ओशियन। बेसिकली क्या है, कनाडा, यूरोप और साइबेरिया। यहाँ पर देखिए ना, ये मान लेते हैं, ऊपर देखते हैं, यहाँ पर जहाँ वर्ल्ड मैप बना था ये हमारा आ गया, ये हमारा हो गया कनाडा का इलाका, ठीक है। ये एक बार मैं क्विकली मैं इसको ज़रा इरेज कर दूँ, साफ़ कर दूँ, तो
ओहो, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ से क्लियर तो हो ही रहा है। ये हमारा कनाडा का इलाका हो गया, दिस इज़ कनाडा का इलाका हो गया। यह हमारा साइबेरिया का इलाका हो गया, दिस इज़ साइबेरिया का इलाका हो गया, ठीक है। और ये हमारा यूरोप का इलाका है, दिस इज़ यूरोप का इलाका। अब बताइए ये वाला जो एरिया है यहाँ पर कौन सा ओशियन है? अटलांटिक, सॉरी आर्कटिक ओशियन है, ठीक है। ये हो गया हमारा आर्कटिक वाला पार्ट। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख दिया आर्कटिक ओशियन का पार्ट हो गया, ये हमारा आर्कटिक ओशियन हो गया। अब जरा कनाडा, यूरोप और अंटार्कटिका के पास का बताइए। ये नीचे हमारा अंटार्कटिका, ये हमारा पूरा अंटार्कटिका वाली बेल्ट है। अब यहाँ पर क्या क्या है हमारे पास में? कनाडा है, तो दिस कनाडा वाला पार्ट हो गया, अंटार्कटिक वाला पार्ट हो गया, और कौन सा पार्ट था? कनाडा हो गया, अंटार्कटिक हो गया, ओके, यूरोप वाला पार्ट था, यूरोप वाला। तो ये वाला पार्ट बेसिकली आ गया। ये वाली कौन सी ओशियन है यहाँ पर? ये वाली है अटलांटिक ओशियन। तो यहाँ पर यानी कौन सी ओशियन हो जाएगी? अटलांटिक ओशियन। ये देखिए अटलांटिक हो गया। फिर हमारा साइबेरिया, यूरोप और अंटार्कटिक के बीच में, अब जरा बताइए, साइबेरिया हो गया, ठीक है, अंटार्कटिक हो गया, दिस इज अंटार्कटिका हो गया, और यूरोप हो गया, ये यूरोप हो गया। इन यहाँ पर कौन सी हो गई? ये वाला एरिया हो गया। इस वाले एरिया में कौन सी ओशियन है? दिस इज इंडियन ओशियन। तो ये बन गया आपका, दिस इज इंडियन ओशियन, ठीक है, ये हो गया इंडियन ओशियन। अब जरा इसको पलटी मार दीजिए। जब पलटी मारेंगे तो आपको देखने को मिलेगा सबसे नीचे वाले पोर्शन में यहाँ पर हो गया आपका कनाडा, यहाँ पर बन गया आपका साइबेरिया, और यहाँ पर बन गया अंटार्कटिका। इन तीनों को जोड़ने वाली कौन सी है? साइबेरिया, ठीक है, कनाडा और अंटार्कटिका। जोड़ने वाली कौन सी है? ये एरिया कौन सा हो गया? पैसिफिक ओशियन हो गया। यानी कि सबसे नीचे यहाँ पर बन रहा है पैसिफिक ओशियन, बेस पर है पैसिफिक ओशियन, और आसपास के इलाके में ये हमारे पास में कॉन्टिनेंट्स बन जा रहे हैं। ये जो टेट्राहेड्रॉन थ्योरी है, ये इन्होंने अगेन हीटिंग एंड कूलिंग के कारण से ही बताया। दिस इज हीटिंग एंड कूलिंग के कारण से ही यहाँ पर इन्होंने बताया था कि ये हमारे पास में क्या चीज़ देखने को मिल जाती है। आई थिंक समझ में आया होगा कि क्या है। हालांकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन ठीक है, थोड़ा सा आप जानते रहिएगा कि क्या है। अब यहाँ पर इन्होंने बोला कि देखो ऐसा है, जो नॉर्थ पोल वाला इलाका है, इस नॉर्थ पोल वाले इलाके में आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ देखने को मिल रहा है दिस इज आर्कटिक ओशियन। वहीं अगर आप साउथ पोल वाले इलाके में जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है एंटार्कटिक का इलाका। अब देखिए, जैसे जैसे यहाँ पर हीटिंग एंड कूलिंग होते रहेगी, क्योंकि धीरे धीरे कूलिंग हो ही रही है, यहाँ पर जो हमारे पास में एक्सटेंशन है, अटलांटिक का एक्सटेंशन हो गया, ओशियन का एक्सटेंशन, इंडियन ओशियन हो गया, आर्कटिक का एक्सटेंशन हो गया, ये एक्सटेंशन होते आएंगे। और ये जो हमारे पास में पिरामिडल शेप देखने को मिल रही है, दिस विल ग्रो ऑन, ये अपने आप में ग्रो करता रहेगा। ये वाला पोर्ड आगे की ओर में बढ़ेगा, ये वाला पोर्ड आगे की ओर में बढ़ेगा, ये वाला भी आगे की ओर में बढ़ेगा, ये वाला भी आगे की ओर में बढ़ेगा। और जैसे ही अपने आप को स्ट्रेच करेगा, ऑब्वियसली ये बीच वाला इलाका भी तो अपने आप में स्ट्रेच करता ही रहेगा। एंड दिस इज हाउ द एक्सटेंशन ऑफ टू डिफरेंट प्लेसेस विल टेक प्लेस, एंड दैट इज हाउ द कॉन्टिनेंट विल मूव अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे के साथ में अलग होते रहेंगे। ये बात बताई गई थी हमारे इस टेट्राहेड्रॉन हाइपोथेसिस में लिथियन ग्रीन के द्वारा हमारे पास ये बताया गया था। हालांकि देखिए कहीं ना कहीं दिस थ्योरी इज अगेन क्रिटिसाइज, ये फिर से क्रिटिसाइज की गई थी। और क्रिटिसाइज करने के पीछे बड़ा ही सिंपल कारण है, क्योंकि सरफेस एरिया हर एक बॉडी अपने आप को मिनिमाइज करने की कोशिश करती है, हर एक बॉडी अपने एरिया मिनिमाइज करने की कोशिश करती है। दूसरी चीज़, जब भी अर्थ का रोटेशन किया जाएगा तो अर्थ के रोटेशन में कभी भी इस तरीके का टेट्राहेड्रॉन स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं है, हमेशा एक स्फेरिकल टाइप का ही शेप बनेगा। इट विल ट्राई टू मिनिमाइज द एरिया। तो इस वजह से इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन इस थ्योरी के बाद से हमारे वेगनर साहब को एक आइडिया मिल गया कि हाँ, हमें इस डायरेक्शन में सोचने की ज़रूरत है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के तरफ सोचने की ज़रूरत है। और यहीं से ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की कहानी है, ये हमारे वेगनर साहब के दिमाग में आई। और जब दिमाग में आई तो उसके बाद से इन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, करते ये हैं कि पहले जितना भी ये कॉन्टिनेंट हम लोग खेल रहे हैं, इस कॉन्टिनेंट को एक काम करो, पहले सबको क्राफ्ट बना करके काट लो। काट लेने के बाद में एक काम करते हैं, इसको ज़रा जिगसॉ फिट करके चेक करते हैं कि क्या ये अट रहा है कि नहीं अट रहा है। तो इनका जो दिमाग था, इनका जो एक तरीके से कहिए जो प्राइमरी इन्होंने अपना जो एक्सपेरिमेंट किया था वो था जिगसॉ फिटिंग को लेकर के। और यहाँ से जब इन्होंने जिगसॉ फिटिंग किया तो इनको देखने को मिल रहा है कि यार सारे कॉन्टिनेंट एक साथ एक जगह पर फिट हो जा रहे हैं। और एक साथ एक जगह पर जब फिट हो गए तो इन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, पूरी अर्थ पर अगर आप इस तरीके से देखेंगे तो पूरी अर्थ पर देखेंगे तो यू वुड गेट वन सिंगल लैंड मास, एक आपको सिंगल लैंड मास देखने को मिलेगा। और इसको इन्होंने कहा कि ये एक्चुअल में सुपर कॉन्टिनेंट बन गया हमारा, जिसका नाम रख दिया गया पैंजिया। और जो आसपास में इलाके हैं उसको क्या नाम दे दिया गया? इन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, ये जैसे सुपर कॉन्टिनेंट है वैसे ये सुपर ओशियन हो गया, और ये बन गया आपका पैंथालसा। दिस इज पैंथालसा।
अच्छा, ये भी इन्होंने कहा कि दिस इज नॉट द फर्स्ट सुपर कॉन्टिनेंट, दिस इज नॉट द लास्ट सुपर कॉन्टिनेंट, कहीं ना कहीं ये इन बिटवीन है, ये चीज़ें बनती रहेंगी, बिगड़ते रहेंगी और इस तरीके से हमें यहाँ पर देखने को मिलता रहेगा। ये चीज़ प्राइमरली हमारी देखने को मिल जाती है। लेकिन ये जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की जो शुरुआत हमारे वेगनर साहब ने की थी, एक्चुअल में इसकी शुरुआत की गई थी हमारे एक साहब थे जिनका नाम था जे.बी. टेलर। जे.बी. टेलर ने इसकी शुरुआत की थी कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होंगे, द कॉन्टिनेंट्स आर डिस्प्लेसिंग। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट का जो पूरा का पूरा कहानी है, ये शुरुआत किया गया था टेलर साहब के द्वारा। लेकिन इस चीज़ को ज़्यादा कुछ खास आगे बढ़ाए नहीं और इस वजह से ये जो थ्योरी थी वो यहीं रुक गई थी। फिर फाइनली हमारे जो वेगनर साहब थे, इन वेगनर साहब ने अल्टीमेटली इस चीज़ को आगे बढ़ाया और इस चीज़ के बारे में फिर सारी चीज़ों को लेकर के बताया कि क्या आखिर में थ्योरी है। तो वेगनर ने जो अपनी शुरू में थ्योरी दी थी वो जर्मन लैंग्वेज में थी, लेकिन बाद में फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया था। हालांकि इसका बाद में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया गया था, लेकिन फिर इन्होंने अपनी बातों को बता दिया था। इन्होंने कई सारी चीज़ों को लेकर के बताया। इन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, ये जो हमारा लैंडमास है एक सिंगल लैंडमास है, क्योंकि ये जिक्सॉ फिट हो रहा है, पहली चीज़ उन्होंने कहा जिक्सॉ फिट हो रहा है और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये हो रहा है, दैट मीन्स कि देयर इज सम साइंटिफिक एविडेंस बिहाइंड इट। दूसरी चीज़ उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है कि चलो ठीक है, मान लेते हैं कि एक साथ ये आपकी बात मान लेते हैं कि ये तुक्के से जुड़ गया है, ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आप देखेंगे तो हमें यहाँ पर कई सारी सिमिलैरिटीज़ देखने को मिल रही है, रॉक सिमिलैरिटीज़ देखने को मिल रही हैं। जैसे जो हमारा ये यहाँ पर कौन सी होती है, दिस इज़ अपलेशियन वाला जो पार्ट है एटलस के साथ यहाँ पर मैच कर रहा है, रॉक सिमिलैरिटीज़। सिमिलरली जो रॉकीज़ का पार्ट है या इंडीज़ का पार्ट है, ये भी आपस में सिमिलैरिटी शो कर रहा है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो रॉक एरियाज़ हैं, रॉक की जो मतलब मटेरियल्स बोलिए एक तरीके से, या फिर बोलिए जो कोस्टल लाइन जो हो गई, ये आपस में मैचिंग है। और अगर मैच कर रही है दैट मीन्स देयर इज सम कनेक्शन इन दिस सुपर कॉन्टिनेंट। कहीं ना कहीं सुपर कॉन्टिनेंट में कुछ ना कुछ हमें कनेक्शंस देखने को मिल जा रहा है। तो जिक्सॉ फिटिंग का सबसे बड़ा इन्होंने जो है एक मतलब एविडेंस के तौर पर इन्होंने बताया था कि क्या चीज़ है। दूसरी चीज़ हो गई जो कोस्टल वाली आइडेंटिफिकेशन हो गई, कोस्टल आइडेंटिफिकेशन को लेकर के इन्होंने बता दिया था कि क्या क्या चीज़ है। इसको लेकर के आपके बुक में एक डायग्राम भी बना हुआ है और उस डायग्राम को आप लोग जरा देख लीजिएगा, ठीक है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल को लेकर के बनाया गया। आई थिंक कहीं ना कहीं ये यूज़फुल होगा आपके आंसर राइटिंग करने में भी, तो इस वजह से इसको जरा देख लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा कि देखो ऐसा देयर इज अ पैलियोक्लाइमेटिक एविडेंस ऑल्सो, पैलियोक्लाइमेटिक एविडेंस मिला इनको, फॉसिल्स और वेजिटेशन के भी हमें एविडेंसेस देखने को मिल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो हमारे पास में ये पूरी एविडेंसेस देखने को जो हमें मिल रही है, जो पैंजिया के साथ शुरुआत हो रही है, पैंथालसा की शुरुआत हो रही है, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की कहानी यहीं से पूरी कहानी शुरुआत होती है। तो ये पूरी डिस्कशन थी बेसिकली। हम लोग आज की डिस्कशन बेसिकली आज कई दिनों बाद क्लास हुई है और हम लोगों को एक कंटिन्यूटी चाहिए थी कि आखिर में जो ये वेगनर की थ्योरी है वो किस तरीके से शुरुआत हुई है, वेगनर की थ्योरी के पीछे का क्या क्या साइंस निकल करके आता है। तो ये हम लोगों ने डिस्कशन किया और अभी वेगनर की थ्योरी में काफ़ी कुछ डिस्कस करना बचा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे वेगनर की थ्योरी और उसी के आगे जो प्लेट टेक्टोनिक्स वगैरह की थ्योरी, उन सभी थ्योरीज को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। इन केस अगर लाइव क्लास नहीं हो पाती है क्योंकि कुछ बीच बीच में प्रॉब्लम आ जा रही है लाइव क्लास होने में, तो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में क्लास डाल दी जा रही है, प्रीमियर हो जाएगा जिससे कि आप लोग ज्वाइन कर लें। और जहाँ डाउट रहेगा वो जस्ट आफ्टर द क्लास यू कैन आस्क, आप अपने डाउट्स को पूछ भी सकते हैं। इन बिटवीन भी पूछते रहिएगा, चैट बॉक्स में आपके जो भी डाउट्स रहेंगे उसको भी क्लियर किया जाएगा। तो एक कंटिन्यूटी बनाना ज़्यादा ज़रूरी है और वीक में हम लोग एक दिन इंटरैक्टिव क्लास कर लेंगे जूम पर या फिर गूगल मीट पर, जहाँ पर आप जो भी आपके डाउट्स वगैरह रहेंगे या जो भी डिफ़िकल्टी आप फेस कर रहे होंगे उसको ले लिया जाएगा और इस तरीके से हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। चलिए फिलहाल यहाँ स्टॉप करेंगे, जो डाउट रहेगा पूछिएगा। टेलीग्राम चैनल, सोशल मीडिया चैनल की लिंक्स भी दी गई है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।